सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। मुल्की सियासत में उतार चढ़ाव का सिलसिला मुसलसल जारी है। एक जानिब हुकूमत अपनी एक साला मुद्दत पूरी होने पर अपनी कामयाबियों का प्रचार करने में मसरूफ़ है और दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें हुकूमत पर मुसलसल नाकामी का इल्ज़ाम आयद कर रही हैं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का बाइस बना हुआ है और एक जानिब अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस हुकूमत के लिए नित नई मुश्किलात खड़ा कर रहा है और दूसरी जानिब हुकूमत को IMF से नई किस्त की वसूली के लिए भी एक नया मरला दरपेश है। सवाल यह है कि क्या अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ किसी एक एजेंडे पर मुत्तफिक हो पाएंगी? क्या हुकूमत के मुआशी इशारे दुरुस्त समत में जा भी रहे हैं? क्या इन इशारियों के समरात अवाम तक पहुँच पाएंगे? क्या हुकूमत अपने इक़दाम से IMF को मुतमईन कर पाएगी? ये और ऐसे बहुत से सवालात जिनका जवाब हासिल करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए। असद साहब, चूँकि आप वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं और मईशत आपका एक फ़ेवरेट सब्जेक्ट है जिस पर आपका बड़ा ग्रिप है, तो सर ये जो IMF से छुटकारा पाने के हवाले से अक्सर हम बहस में पड़ जाते हैं, तो मैं तो इस पर सीधी सी राय ये रखती हूँ कि हमें पता है कि IMF नागुज़ीर है और अभी हमारी ज़रूरत है और हमें उनकी कड़ी शराइत को भी मानना पड़ेगा। तो फिर सर ये हमेशा जब वफ्त आता है, मुलाकातें होती हैं, तो ये हम इस बहस में क्यों चले जाते हैं? अच्छा, वैसे मैंने काफ़ी बदलते हुए देखा है सूरत हाल। अब पाकिस्तान में जो इस दफ़ा IMF का साथ एग्रीमेंट हो रहा था तो कोई ख़ास ऐसा शोर नहीं था कि जी IMF का मायदा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी भी अब आखिरकार हार मान के बैठ गए हैं कि हमसे तो चलती ही नहीं मईशत, तो चलें ठीक है, आके IMF भी थोड़ा धक्का स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो यानी IMF तो नागुज़ीर है ना, तो अभी हमें हमारी ज़रूरत है, तो हम इस पे फिर बहस ही क्यों करते हैं? और जाहिर बात है जब हम किसी के मोहताज का लफ्ज़ अगर मैं बोलूँ माजरत के साथ, या हमें किसी की ज़रूरत है, चले इसको ऐसे कह लेती हूँ, तो हम छुटकारा भी पाने की पोजीशन में नहीं है, तो हमें शराइत तो माननी होंगी। अच्छा, इसके अंदर जो बहस होनी चाहिए और वो जरूरी है बहस, वो ये नहीं है कि IMF के साथ अभी एग्रीमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जो पाकिस्तान के हालात अब हो गए थे आज से 1.5 साल पहले, जहां मईशत को पहुंचा दिया गया था, तो कोई चॉइस नहीं होना चाहिए। दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक तो ये कि IMF की शराइत पूरा करने के लिए जो इकदाम करेंगे वो कौन से होने चाहिए, और दूसरी ये कि IMF का जो मायदा होता है वो तो आपको एक बैरूनी जो बहरान पैदा हुआ होता है, एक्सटर्नल अकाउंट क्राइसिस जो पैदा होता है, उससे निकलने के लिए, मदद करने के लिए होता है। वो प्रोग्राम जो है उसके हदफ में ये नहीं है कि इससे सिर्फ IMF का प्रोग्राम इंप्लीमेंट करके हम मईशत को देर पा तरक्की की मंजिल की तरफ कैसे लेकर जा सकते हैं। तो ये दो चीजें जो हैं इनके ऊपर जरूर बहस होनी चाहिए कि वो कौन से इकदाम हैं। मसलन अगर टैक्स ज्यादा इकट्ठा करना है तो IMF ये नहीं कहता कि टैक्स आपने डॉक्टर साहिबा से ज्यादा लेना है या इनके सामने जो कैमरामैन इस वक्त खड़ा हुआ है उससे ज्यादा लेना है। ये फैसले तो हुकूमतों के होते हैं और इसके ऊपर बिल्कुल बहस होनी चाहिए कि हुकूमत जो टैक्स बढ़ा रही है उसका बोझ किसके ऊपर डाल रही है। अगर हुकूमत अखराजात कर रही है तो वो किसके ऊपर अखराजात हो रहे हैं, और इसी तरीके से वो क्या इकदाम कर रही है हुकूमत जिससे मईशत को, जिसको मईशत की इस्तिलाह में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट या देरपा तरक्की जिससे हो सके, वो कौन से इकदाम है, क्योंकि सिर्फ IMF प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने से तो वो नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अरे सर आपके वक्त में मुझे याद है कि जब आप लोगों ने पहले एक फैसला किया था कि हम IMF में नहीं जाएंगे, फिर आपने उस फैसले पर यू टर्न लिया या वक्त की ज़रूरत थी, चले ऐसे कह लेते हैं, तो बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा था PTI की हुकूमत को। आप तब वज़ीर ख़जाना थे, मैं उस दौर में आपको ले जाना चाहूँगी कुछ साल पीछे। तब जब ये फैसला किया गया था वो क्या सोच कर किया गया था और फिर किस सोच ने आप लोगों को मजबूर किया था कि ये नामुमकिन है? अच्छा, ये एक्चुअली है नहीं ऐसा। क्या था, देखिए मैं पहले भी प्रोग्राम से बता चुका हूँ, वो कहते हैं कि IMF के पास जाना नहीं चाहते थे। मेरे वजीर खजाना बनने के कोई 7 या 8 दिन के बाद मैंने जिहाद अजूर जो IMF के इस रीजन को देखते हैं, इस खित्ते को देखते हैं और इससे पहले लेबनान के वजीर खजाना रह चुके हैं, उनको मैंने फोन किया और मैंने उनको कहा कि जी अभी हम देख रहे हैं कि हमें IMF प्रोग्राम में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, लेकिन फलानी शिक जो है IMF के जो उसके दस्तूर के अंदर, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके मुताबिक मुझे एज ए मेंबर स्टेट की हक हासिल है कि मैं आपसे कहूं कि एक टेक्निकल टीम भेजें जो आके
हमें इवैल्यूएशन करके बता सके कि कहाँ हम खड़े में और क्या मुख्तलिफ करने की जरूरत है। और 1 महीने के बाद वो टीम आ भी गई थी। वो जब टीम आई और उन्होंने जब इवैल्यूएशन की, अब आप समझ लें कि हमारी हुकूमत आए हुए तकरीबन सिर्फ 1 महीना हुआ है, और 1 महीने से जरा सा ज्यादा हुआ था शायद। आई थिंक ये अक्टूबर का पहला हफ्ता होगा, 24-25 अगस्त को कैबिनेट ने स्वेयर इन किया था। तो मैं उस दिन रात को जा रहा था, IMF वर्ल्ड बैंक की जो मीटिंग्स होती हैं वो उस साल थी बाली के अंदर, और उस मीटिंग के लिए मैं जा रहा था। और उससे पहले प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के ये फैसला हुआ कि हम IMF को बुला रहे हैं और हम IMF के प्रोग्राम में जाना चाहते हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने मुझसे कहा कि अच्छा, आप जाने से पहले खुद इसको अनाउंस कर जाओ। और मुझे अभी तक याद है, मैंने अपने दफ्तर में बैठ के अपना वीडियो बना के एक रिलीज किया जो 9 बजे की खबरों में चला कि हम IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं। जब IMF की टीम यहाँ पर आई और उन्होंने जो शराइत हमारे सामने रखी, वो शराइत हमारे ख्याल में, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अवाम के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा करती, और उससे बहुत ज्यादा बोझ पड़ना था अवाम के ऊपर, और इतना बोझ पड़ना था जिसकी जरूरत नहीं थी। एक हद तक तो बोझ डालने की, जाहिर है जिस वक्त आपकी सूरत हाल ये हो जाए कि आपको IMF प्रोग्राम करने की जरूरत पड़ जाए, तो बोझ तो अब डलना है, तकलीफ से गुजरना है, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा था। हमारे ख्याल में अवाम के ऊपर इतना बोझ डालना जरूरी नहीं था। तो वहां पर आकर हमने मुज़ाकरात रोके। हमने कहा कि हमारे जो मॉडल्स हैं, इकोनॉमिक मॉडल्स जो हैं, वो ये कहते हैं कि मईशत हमने जो इकदाम किए हैं उससे आज से 3 महीने 4 महीने बाद यहाँ तक पहुंचेगी। IMF के पास मुख्तलिफ जवाब आता था, तो हमने कहा अगर 2-3 महीने के लिए हम रुक जाते हैं, हमने फिलहाल अपने मसाइल का हल कर लिया है। हमने, अगर आपको याद हो, चाइना से $3 बिलियन, सऊदी अरेबिया से $3 बिलियन और $3 बिलियन की रिवॉल्विंग ऑयल इंपोर्ट की फैसिलिटी, भाई दी में वो चाइना वाला भी अभी तक चल रहा है, वो सऊदी अरेबिया वाला भी अभी तक चल रहा है, और रिवॉल्विंग ऑयल फैसिलिटी भी अभी तक चल रही है। और $2 बिलियन हमने UAE से ले लिए थे। हमें फौरी कोई खतरा नहीं है। 3-4 महीने के बाद जब हम दोबारा मिले, मैं आपको बताता हूँ, हैरल्ड फिंगर IMF के मिशन हेड होते थे उस वक्त, एक जर्मनी के उनका ताल्लुक है। उन्होंने कहा कि आपका मॉडल जो है वो सही एस्टिमेशंस कर रहा था, और उसके बाद उनकी शराइत बदली, जिन कम मुश्किल शराइत के ऊपर, जिसमें पाकिस्तान के अवाम के ऊपर कम बोझ पड़ा, उस पर हमने IMF का मुआहदा किया। ठीक है, यानी आपने किसी तरह उनको कन्विंस कर लिया, तो कामयाबी थी, फिर उस पर तनकीद का सामना करना पड़ा। जी बिल्कुल, वो तनकीद का बेहतरीन सामना करना पड़ा। मैं आपके जरिए भी बोल देता हूँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। जो भी किसी भी सियासी पार्टी का या कोई सहाफ़ी ये समझता है कि पाकिस्तान को वो जो हमने IMF के प्रोग्राम में जाने में 4-5 माह जो है वो ज्यादा लगाए, उससे पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हुआ। आप अपनी मर्जी का चैनल बताएं, अपनी मर्जी का एंकर बताएं, दिन बताएं, वक्त बताएं, मैं आपके साथ हाजिर हूं। साथ बैठ के इवैल्यूएट कर लेते हैं कि वाकई में कोई नुकसान हुआ या सिर्फ एक शोर खड़ा किया गया मीडिया के अंदर हुकूमत के ऊपर तनकीद करने के लिए। ठीक, चलिए सर, अब पुरानी बातें हमने छेड़ ही दी हैं, तो मैं ये वाली पुरानी बात भी आपकी इजाज़त से, वो दुखती रग पे पाँव रखने वाली बात तो नहीं है, लेकिन मैं आपकी इजाज़त से, क्योंकि बहुत सी बातें हैं नाज़रीन को क्लियर होनी चाहिए। फिर आपने इतनी कोशिश की, इतनी काविश की, तो आपने जो कोशिश करके मुश्किल शराइत को कम मुश्किल बनाने में आवाम के लिए सोचा, तो उस बात के बदले में आपसे वजारत ही छीन ली गई। देखिए, ये आप जिस दिन मैंने इस्तीफा असेंबली उसने काबीना से दिया, जिसके अंदर मैंने कहा कि जी वजीर आजम ने मुझसे कहा है कि फाइनेंस खजाना के बजाय आप एनर्जी का शोबा ले लें, और मैंने उनसे इजाजत लेके काबीना से इस्तीफा दे दिया है, तो उसी दिन मैंने काशिफ अब्बासी का एक प्रोग्राम किया था। ठीक है, आप वो प्रोग्राम उठा के देख लें, अभी भी वो पोस्टेड होगा। आखिरी जो मैंने काशिफ के साथ प्रोग्राम किया था आज से कुछ महीना पहले, वो तो सुना डिलीट कर दिया गया है, वो ऑनलाइन नहीं है, लेकिन ये वाला प्रोग्राम जो है वो अभी भी आपके पास अवेलेबल होगा। और काशिफ से मैंने यही कहा, तो उन्होंने कहा यार आप इतनी जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे तो क्यों बदला? मैंने कहा नहीं, मेरे ख्याल में क्रिकेट की इस्तेलाह में, क्योंकि काशिफ को भी क्रिकेट का शौक है, मुझे भी क्रिकेट का शौक है, इमरान खान अजीम तरीन क्रिकेटर्स में से एक हैं, तो मैंने क्रिकेट की इस्तेलाह में जवाब दिया था कि मैं 30, 40, 50 बना रहा था, और वजीर आजम ने कहा नहीं यार मैं हफीज शेख को लेके आऊंगा, वो सेंचुरीज बनाएगा। तो बेहतर से बेहतर की तलाश, इसमें क्या खराबी? बिल्कुल ठीक फैसला किया उन्होंने। तो फिर बनाई सेंचुरीज, कितने नंबर? मेरे ख्याल में हफीज शेख ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एज फाइनेंस मिनिस्टर, और मेरी उस वक्त भी राय ये थी और आज भी राय यही है कि हफीज शेख को तब्दील नहीं करना चाहिए।
अच्छा अच्छा सब आप क्या समझते हैं कि आपकी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ तक जहाँ तक पीटीआई आके खड़ी हो गई है, इसमें सबसे ज़्यादा आप जिम्मेदारी किस पर डालेंगे कि क्या वजह है? कुछ लोग कहते हैं जी खान साहब कानों के कच्चे हैं। अभी शेर अफजल मरवत साहब की भी चीज़ें आप सुन रहे होंगे बाहर आ रही हैं, फिर जिस तरह उनको पार्टी से कॉर्नर किया गया, हालांकि फ्रंट फुट पे जाके मेरे ख्याल से उन्होंने बड़ा महाज संभाला, बड़ा एक जगह बनाई। फिर वुकला ने जिस तरह पार्टी को लोग कहते हैं हाईजैक किया, वो पुराने चेहरे सारे इधर उधर हैं, कोई नज़र नहीं आ रहा मेन पे। फवाद साहब हैं, आप हैं, जिसने पार्टी को छोड़ा या जो भी मामलात थे उन पर सोशल मीडिया पर आए दिन तनकीद होती रहती है। कभी किसी पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, कभी किसी को साबित करना पड़ता है कि मैं लॉयल था, मैं आप खान साहब के साथ बड़ा लॉयल हूँ, उनका साथ खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ। अभी भी फवाद साहब मेरे साथ प्रोग्राम में थे तो मैंने उनसे पहले पूछा कि आप पीटीआई में हैं या नहीं है, आपका तारुफ क्या करवाऊँ? तो वो कहते हैं मैं तो पीटीआई में हूँ, जब तक खान नहीं निकालेंगे मैं तो पीटीआई में हूँ। आपका भी यकीनी तौर पे तारुफ है, मुझे नहीं पता क्या सीनियर सियासतदान ही करवाना है या आपकी अभी भी लॉयल्टी खान साहब के साथ है। ये तो पार्टी में इतनी ज़्यादा मुश्किलात हैं, अगर मैं एक लफ्ज़ में बात करूँ, क्या खान साहब वाकई कानों के कच्चे थे इसलिए मामला यहाँ तक पहुँचे? अच्छा, दो तीन इसके पहलू हैं। जो सबसे अहम तो ये है कि आपने कहा कि तजिया करें कि क्यों पीटीआई आज की सूरत हाल में, वो उसका मैं बाद में जवाब देता हूँ। एक दो छोटी छोटी बातें, पहले आपने शेर अफजल मरवत का जिक्र किया था। मैं उनकी सियासत में, क्योंकि वो पीटीआई में एक्टिव उस वक्त हुआ है जब मैं पीटीआई में नहीं था, उसके बाद से वो एक्टिव हुआ है, या कम से कम मैं सेक्रेटरी जनरल की पोजीशन से मैं हट चुका था, तो मैं फुल्ली इन्वॉल्व नहीं था। तो उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ क्योंकि आजकल वो ज़ेर अताब है कि ज़ाती तौर पे जब मैं और शाह महमूद कुरैशी मुश्किल में थे, केस में एक सूरत हाल खड़ी हो गई थी, वारंट्स इशू हो गए थे, तो उस वक्त उन्होंने खुद बेलॉस मदद की। तो मैं ये ऑन एयर जरूर रिकग्नाइज करना चाहता हूँ क्योंकि इस वक्त वो मुश्किलात के अंदर है। दूसरा, जहां तक आपने लॉयल्टी प्रूव करने की बात की, जी ऐसा ही है। और मुझे तो सबसे ज्यादा जिस पे दुख होता है देख के कि शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन पार्टी के, और आज से नहीं 13 साल से वाइस चेयरमैन है पार्टी के, और उनके बारे में मैं ऐसे सवाल देखता हूँ कि ऐसा लगता है कि उनको भी अभी अपनी कोई लॉयल्टी जो है वो प्रूव करने की जरूरत है। लेकिन जो मजमूई तौर पे आपने बात की, देखें पीटीआई कहाँ खड़ी है, पहले तो ये फैसला करें कि पीटीआई खड़ी कहाँ है। क्योंकि आपके सवाल के अंदर आपने कहा नहीं ये, लेकिन आपके सवाल के अंदर ये बात पोशीदा थी कि पीटीआई किसी बहुत खराब जगह पे खड़ी हुई है। तो ऐसा है नहीं, पीटीआई इस वक्त अपने तमाम दौर के बेहतरीन वक्त में भी खड़ी हुई है, और इस वक्त अपने तमाम, जब से पार्टी बनी है उसके सबसे मुश्किल तरीन वक्त पे भी खड़ी है। दोनों चीजें बैक वक्त है, और उन दोनों चीजों का ताल्लुक जो है वो तहरीके इंसाफ की बुनियादी जो डीएनए जिसको कहते हैं, जो पीटीआई की तमाम जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं, वो उनकी अक्कासी इस वक्त आपको नजर आ रही है। लेकिन पीटीआई इस वक्त पावर पॉलिटिक्स के अंदर, पावर कॉरिडोर्स की सियासत के अंदर इंतहाई मुश्किलात का शिकार है और इंतहाई मुश्किलात के अंदर घिरी हुई है। इमरान खान जेल में है, उनकी बेगम जेल के अंदर है, उनकी बहनें जेल के अंदर रह चुकी हैं, बांजा जेल के अंदर है, उनके हजारों वर्कर एक दफा नहीं मुतअद्दिद बार जेलों में जा चुके हैं। उनकी सीनियर लीडरशिप के लोग, शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर चीमा, मियां महमूद रशीद, आज भी जेल के अंदर मौजूद है। तो बेतहाशा मुश्किलात हैं। वो इसलिए कि पीटीआई की स्ट्रेंथ हमेशा से ये रही है कि इमरान खान का अवाम के साथ रिश्ता और बराह रास्त उनकी एक बातचीत है पाकिस्तान के अवाम के साथ, जो बिल्कुल एक दिल के रिश्ते के अंदर तब्दील हो गई एक बहुत बड़े हिस्से से पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पर नौजवानों के अंदर। और वो जो स्ट्रेंथ है, वो जो मजबूती है, वो हमें पूरी तरीके से उसका फायदा भी नजर आ रहा है। लेकिन पीटीआई हमेशा से बंद कमरे की सियासत या पावर पॉलिटिक्स के अंदर कमजोर रही है। और शायद अगर वो हमारी स्ट्रेंथ होती तो शायद ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी ना आता, शायद रिजीम चेंज भी ना होता। तो वो दोनों चीजें इस वक्त आपको नजर आ रही है। ठीक है। अच्छा, इसको सर आप स्मार्टनेस कहेंगे या एक स्टूपिडिटी कहेंगे? मैं बड़ा सोच समझ के इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करूँ, क्योंकि आजकल एक एक लफ्ज़ पकड़ा जाता है सोशल मीडिया पर। वहाँ पे जो एक पीटीआई की ब्रिगेड है हर वक्त एक्टिव रहती है, एंकर्स भी उनके रडार पे रहते हैं, सियासतदान भी रहते हैं। क्या हमें, अगर हम बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट की, या अगर हम सियासत से हट के बात करते हैं, खुलकर मैं बात करना चाहूँगी कि सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DGISI, जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, उनकी तस्वीर लगा लगा के जिस तरह की कैंपेन्स की जाती हैं, और वो अकाउंट्स पीटीआई के लोगों के अकाउंट्स होते हैं, कुछ बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं, और मतलब
सबको पता है कि वो अकाउंट्स किसके अकाउंट हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, और फिर अक्सर पीटीआई कहती है जी हमारा उन अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है। पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से ऐसी ऐसी ट्वीट्स हो रही होती हैं कि जिससे बाकायदा ये तासुर जा रहा होता है कि ये पाकिस्तान की जागरसाई के लिए, पाकिस्तान का इमेज खराब करने के लिए बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत ये हो रहा है। अब ये इसको डिनाई भी नहीं कर सकते क्योंकि इतना कुछ पोस्ट किया जाता रहा इस पूरे अरसे में। आपको नहीं लगता कि ये अपने लिए मुश्किलात बढ़ाने के मुतरादिफ है? अच्छा, मैं उसके जो कहते हैं ना कि मोटिव तो नहीं इंप्यूट करूंगा, मैं नहीं कहूंगा, और मेरे ख्याल में ये ऐसा है भी नहीं कि वो जानबूझ के कोई पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये के इमेज को खराब करने की कोशिश तो कर रहे हैं इदारों के हवाले से। अगर मैं बात करूं, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि वो उसके मैं मोटिव्स में जाए बगैर मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि तरीके इंसाफ का इस स्ट्रैटेजी से फायदा नहीं हुआ। देखिए, मैं ये बात जो है बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि मैं स्ट्रैटेजी से एग्री नहीं करता। और मैं ये भी साथ मैं कहूँगा कि मुझे ये लगता है, और मैं बड़े अक्सर अपने पीटीआई के दोस्तों को ये कहता हूँ कि ऐसा लगता है कि सब लोगों ने ऐसा फैसला किया हुआ है कि खुदा न खास्ता खान की आखिरी सांस तक हम मुकाबला करेंगे, अपनी नहीं खान की। तो ये स्ट्रैटेजी, जिस स्ट्रैटेजी को ये बोलते हैं कि ये बिल्कुल दुरुस्त स्ट्रैटेजी है, बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, उसका नतीजा जो है उसको हम सामने देख लेते हैं और उससे फिर कोशिश करते हैं समझने की कि क्या ये अच्छी स्ट्रैटेजी थी या नहीं थी, अच्छी स्ट्रैटेजी है या नहीं है। इस स्ट्रैटेजी के नतीजे में इमरान खान जेल में, वाइफ जेल में, बहनें जेल के अंदर, वो हम पहले उसका जिक्र कर चुके हैं। ये एक तरफ ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ उसी स्ट्रैटेजी के नतीजे में मकबूलियत आसमान पे, और उस मकबूलियत के नतीजे में लोग जो हैं वो कोई एमपी है, कोई एमएनए है, कोई वजीर है, कोई मुशीर है, या आप अगर सोशल मीडिया पे हैं, आप यूट्यूब चैनल्स चला रहे हैं, तो आपकी अल्हम्दुलिल्लाह आमदनी भी हो रही है। यानी बहुत बड़े तादाद में लोगों का बेतहाशा फायदा हो रहा है स्ट्रैटेजी से। लेकिन जहां तक मुझे नजर आता है वो इमरान खान का मुझे नुकसान होता हुआ नजर आता है। काउंटर इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट ये है कि वो तारीख के अंदर उनका नाम जिंदा होगा, और वो लेकिन शायद क्योंकि मेरा एक जाती रिश्ता रहा है इमरान खान के साथ, मैं इमरान खान को सिर्फ एक हिस्टोरिकल फिगर, एक तारीखी जो शख्स है उसके तौर पर नहीं जानता। मैं इमरान खान जो शख्स है, जो जिंदा, मैं उसके साथ मेरा एक रिश्ता बड़े अरसे से रहा है। तो इमरान खान को खर्च करके आप इतनी ज़बरदस्त इनकलाब की एक कहानी बना लें, मैं तो इसके हक में नहीं। हो सकता है मैं गलत हूँ, ये इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि ज़रूरी मेरी सोच सही है, लेकिन मेरे ख्याल के अंदर इस सब करने से इमरान खान का नुकसान हुआ है, तहरीक इंसाफ का नुकसान हुआ है। और क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी लीडर हैं, क्योंकि इमरान खान और तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जब इनका नुकसान होता है तो मजमूई तौर पे पाकिस्तान का नुकसान होता है। तो मैं इस स्ट्रैटेजी से नहीं एग्री करता, और बहुत मेरी इसके बात पर तनकीद होती रही है और होती रहेगी। लेकिन ये जरूर मैं पॉइंट आउट करूंगा कि ये ज्यादातर लोग जो तनकीद करने वाले हैं, इनमें से ज्यादातर की जिंदगी बेहतरीन गुजर रही है। और मुझे तो अडियाला के बाहर खड़े हुए इनमें से कोई भी नहीं नजर आता जो इमरान खान के इस स्ट्रैटेजी के ऊपर, जिसको वो कहते हैं बिल्कुल ठीक स्ट्रैटेजी है, उसके ऊपर खुद अडियाला जेल में जाके इमरान खान के साथ बैठने को तैयार। वर्कर हैं, हजारों वर्कर हैं जो गए हैं और उन्होंने बेतहाशा तकलीफ बर्दाश्त की है, लेकिन ये वर्करों की आवाज नहीं है जो आप सुनते हैं। सियासत में दोबारा आपकी एंट्री के बारे में बड़ी बातें हो रही हैं, किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं, हम असद उमर साहब को दोबारा देखेंगे बतौर पॉलिटिशियन, सियासतदान? मैंने अगर कोई और सियासी पार्टी ज्वाइन करनी पड़ती या कोई सियासी पार्टी ज्वाइन करनी हो तो मैं तहरीक इंसाफ को क्यों छोड़ूं। मैं सबको पता है कि मेरे ख्याल के अंदर, अगर आज भी आप मुझसे पूछेंगे, अगर आप मुझसे ऑन एयर पूछेंगे किसको वोट डालना चाहिए अगले इलेक्शन के अंदर, मैं तो कहूँगा तहरीक इंसाफ को। नहीं, मैं किसी और सियासी पार्टी में नहीं जा रहा, और ना मैं तहरीक इंसाफ में वापस आ रहा हूँ। मैं सियासत से रिटायर हो गया। आपने पहले ये सवाल पूछा था कि मेरा क्या स्टेटस है, मेरा स्टेटस तो बिल्कुल क्लियर है। यानी आपका लास्ट डिसीजन है, आप कभी भी सियासत में दोबारा नहीं आएंगे? मेरा देखिए, एक्टिव पॉलिटिक्स मैं जो कर रहा हूं आजकल, मैं आपको बताता हूं कि शायद जिसकी वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन बची हुई है। मैं सियासी मामलात के ऊपर जो मेरी राय है, उस राय को अखबारात के जरिए, टीवी के जरिए, पॉडकास्ट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए उठाने की जरूर कोशिश कर। मेरे ख्याल में जो करने की जरूरत है, मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर है, इमरान खान के लिए बेहतर है, मजमूई तौर पे जैसे मैंने कहा पाकिस्तान के लिए बेहतर है, उसके ऊपर मैं जरूर, और वो सियासी मामलात है। मैंने जिस तरह एक नए मिसाक जमहूरियत की बात की कि मेरे ख्याल
ख्याल में उसकी ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ें हैं जिसके अंदर उसमें शामिल होनी चाहिए। शायद उसकी वजह से लोगों को कंफ्यूजन है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खुद ही समझ जाएंगे कि नहीं, कोई खुद सियासत में आने का ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनता देख रहे हैं, फिर हुकूमत के लिए मुश्किलात आप देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा रहा है, अब तकरीबन मेरे ख्याल में कोई दर्जन दफ़ा से ज़्यादा तो ये हो चुका है। जब भी हुकूमत का ज़रा सा टाइम गुजरता है, और हमेशा टाइम लगता है, हमेशा वो पहले दिन नहीं बनता है इत्तेहाद, वो उसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इस वक्त जो बुनियादी तौर पे जिस चीज़ के ऊपर बात आ गई है, क्या JUI को इस इत्तेहाद के अंदर अपने हदफ मिलते हुए नज़र आ रहे हैं या नहीं नज़र आ रहे, वो अगर फैसला हो गया तो JUI आ जाएगा, और अगर JUI आ गया इस इत्तेहाद के अंदर तो वो एक मजबूत इत्तेहाद बन जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया असद उमर साहब आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। वेलकम बैक नाज़रीन। ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस, ये हम काफ़ी देर से सुन रहे हैं कि जो ऑपोजिशन का एक बहुत बड़ा अलायंस बनेगा और हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, और इस हवाले से PTI ने मौलाना फजल रहमान से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रखी हैं। इस बारे में भी बड़ी तनकीद होती रही कि मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में माजी में PTI क्या क्या कुछ नहीं कहती रही, किस किस तरह के अलकाबात से खुद इमरान खान साहब नहीं नवाजते रहे क्या मौलाना फजल रहमान साहब को। लेकिन जब आपका एजेंडा एक होता है और आप किसी उसूल पर कह लें कि एक पॉइंट पर होते हैं, तो फिर तमाम लोग पुरानी बातें भूलकर, पुरानी रंजिशों को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक एजेंडा था कि जी अपोजिशन के कुछ जो मामलात हैं पार्टियों के, वो एक इशू जो है वो एक पेज पर थे। तो इनका ये मानना था कि जी हम माजी की बातों को, तलखियों को भुलाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। बल्कि मौलाना साहब की जानिब से तो यहाँ तक इजहार किया गया कि सियासत में जब आप किसी पर तनकीद करते हैं मुखालिफिन पर, तो इस हद तक नहीं चले जाना चाहिए कि इस तरह की सिचुएशन आ जाए। बहरहाल ये अच्छी बात है, इसको मेच्योरिटी ही कहा जाता है। लेकिन अब ये जो अलायंस है ये खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब अभी अपोजिशन इत्तेहाद की सरबराही शायद नहीं कर रहे हैं। क्या वजह है? अंदर से बहुत सी खबरें आ रही हैं, लेकिन हकीकत क्या है इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। बहुत शुक्रिया कामरान, वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। कामरान भाई, बड़ी जो गोइयाँ हो रही हैं कि जी मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं ऑपोजिशन जमातों के एलामिये पे JUI ने साइन क्यों नहीं किए, क्या वजह है? क्या पीछे से कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं? क्योंकि हुकूमत भी मौलाना फजल रहमान साहब से मामला सेटल करना चाहती है, उनको मनाना चाहती है, इस बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है। तो क्या ये हो रहा है, ये साइन जो नहीं किए गए, अंदर की खबर क्या है, क्या हुआ क्या है? कुछ कंसेप्शंस हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि मौलाना खुद क्यों नहीं शरीक हुए इस कॉन्फ्रेंस में। ऐसा है कि जिस दिन महमूद खान साहब ने खाना किया हुआ था अपने फार्म हाउस पे, उस दिन भी जो है मौलाना ने बताया था महमूद खान साहब को भी और PTI के दोस्तों को भी कि इन डेट्स में जो है मैं अवेलेबल नहीं हूँगा। ये तो नहीं बताया था कि कहाँ जाऊँगा, मगर ये कहा था कि मैं अवेलेबल नहीं हूँगा, मेरा कोई प्रोग्राम है। तो तकरार के साथ बताया था 2-3 दफ़ा। तो मेरा ख्याल है कि उनको बात की समझ आ जानी चाहिए थी, या समझ आ गई होगी कि मौलाना साहब नहीं होंगे और कोई इनका प्रोग्राम है पहले से। उसके बाद फिर प्रोग्राम तो उन्होंने रख लिया। प्रोग्राम जब रख लिया, फिर जब बात की होगी, उस वक्त मैं नहीं था मौजूद, कोई मेरा ख्याल टेलीफोनिक रब्ता हुआ होगा। तो मैं मौलाना साहब के साथ जिस दिन कोयटा गया हूँ तो फातिहा के लिए, उस दिन जो है ना मौलाना ने मुझे बताया कि आपने शिरकत करनी है और हैदरी साहब जो है ना वो होंगे। तो हैदरी साहब ने लीड करना था, मैं उनके साथ था। मुझे फिर साथ ये भी कहा गया कि और जो है मैंने MP अगर यहाँ पे हुए इस्लामाबाद में तो भले आप ले जाइएगा, साथ ले जाइएगा उनको। तो इंसिडेंटली हम 2 थे, अपना हैदरी साहब थे क्योंकि वो तो उन्होंने लीड करना था और मैं उनके साथ था। बाकी और कोई साथी नज़र नहीं आया, मालूम नहीं हुआ, तो हम दोनों चले गए। फिर आज हम जो गए हैं उस वक्त तक भी हम इत्तेहाद का हिस्सा नहीं थे, हम बतौर ऑब्जर्वर गए हैं, बतौर मुबस्सर गए हैं। अब जब हम बतौर मुबस्सर गए हैं तो उसमें अब कोई वजह नहीं थी कि अब हम मासवा इसके कि हम अपनी स्पीच करें, अगर हमें कोई स्टेज देता है तो, और दिन वापस आ जाए, क्योंकि पार्ट ऑफ अलायंस नहीं थे और पार्ट ऑफ अलायंस उस वक्त तक बात आगे बढ़ भी नहीं सकती थी जब तक मौलाना खुद यहाँ पे ना होते। स्पीच हमने कर दी, उसके बाद फिर एक इलामिया सा उन्होंने बनाया हुआ था, जफर मिर्जा साहब के मोबाइल पे था,
और वो उन्होंने हैदरी साहब को दिखाया, हैदरी साहब ने मेरी तरफ कर दिया, और मैंने जब पढ़ा तो उसमें 26 अमेंडमेंट को कंडेम किया गया था। तो वो फिर 26 अमेंडमेंट को जो कंडेम करने वाली बात थी, इस पे हमने बाकायदा उनको इंगेज किया था, इसके ऊपर इवन पीटीआई को इसके ऊपर हमने एक सोच समझ के वोट किया था। अपनी 5 अमेंडमेंट्स डलवाई थी, 22 अगर गवर्नमेंट की थी तो 5 हमारी थी, तो उसको कंडेम करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता था। तो मैंने उनको कहा कि ये तो हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बन जाएगा, ये क्या आपने लिखा है। तो वो बाद में उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत उस वक्त तब्दील किया, मगर वो तब्दील करने के बावजूद भी जो है वो जेईआई को एक्सेप्टेबल नहीं था। तो फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि आप ऐसे करें, जो पार्टियां इस इत्तेहाद की मेंबर हैं वो साइन कर दें, और हम चूंकि मंदूब हैं, हम हमारा साइन करने का कोई ओकेजन नहीं बनता, तो ये मेरा ख्याल है आपके पास बेहतर रास्ता होगा। तो मेरा ख्याल है कि मेरी बात उनको अच्छी लगी, और उसके बाद फिर मुझे उन्होंने वो नहीं दिया, और फिर उसके बाद साइन के लिए भी नहीं कहा। और ये साइन ना करने के पीछे जो कहानी है वो ये थी। ठीक है, साइन ना करने के पीछे कहानी जो थी वो ये थी। अब आगे कहाँ हम देखते हैं जेयूआई को, आप लोगों को, मौलाना फजल रहमान साहब को इस ऑपोजिशन इत्तेहाद में? आगे ऐसा है कि हमारा एक माजी है, और वो माजी जो है जितना भी हम बुलाना चाहते हैं हमने बुलाया भी है। मौलाना साहब ने 26 अमेंडमेंट पे इंगेज किया है, इनको काफ़ी कई वीक्स जो है ना वो ये इंगेज रहे हैं, मगर स्टिल वो माजी जो है, वो मौलाना जैसा बड़ा आदमी तो वो शायद उसको भूल सकता है, मगर आम मेरे जैसा आदमी, वर्कर, बाकी सारे जो मेरे जैसे हैं, वो शायद उनके ज़हन में कहीं ना कहीं पे बात जो है ना वो अटक जाती है, कोई ना कोई बात अटक जाती है। तो वो फिर हमने कुछ रिजर्वेशंस जो है ना वो कन्वे की थी असद कैसर साहब को। ठीक है। मौलाना ने कमेटी बनाई थी, दोनों पार्टियों की तरफ से एक मेंबर की कमेटी थी। मैं अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा था, असद कैसर साहब वहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो वो जो रिजर्वेशंस थी मैंने दे दी, उनको बता दी, और फिर दूसरे दिन उन्होंने फिर फर्दर कंफर्म किया कि आपकी रिजर्वेशंस क्या है, फिर दोबारा बता दी। फिर उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो जब तक वो रिस्पॉन्ड नहीं करें और इवन मौलाना खुद आ ना जाए, तो उस वक्त तक मजीद आगे बढ़ने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। आपके रिजर्वेशंस में गालिबन आपने लास्ट इंटरव्यू में मुझे बताया था कि आपने ये बात भी उनसे कही थी कि आपके जो लोग हैं उनमें बर्दाश्त नहीं है और ये फौरन से तनकीद करने के लिए आ जाते हैं। जी जी। नहीं, ये मैंने इस तरह नहीं कहा होगा, जरा देख लीजिएगा। मैंने चले आपने मैं ये नहीं कह रही कि आपने किस तरह से कहा था, आपने इनकी जो सोशल मीडिया की जो स्ट्रैटेजी है उस हवाले से खास तौर पे पॉइंट आउट किया था। कुछ बातें शायद मैंने की होंगी, मगर इस तरह नहीं कहा था, कुछ सख्त अल्फाज नहीं गए थे। मगर स्टिल जो है ना, स्टिल ऐसा है कि मौलाना जो उनका तरीका है पॉलिटिक्स का, वो बड़ा धीमा, धीरे से और बड़ा दलील के ऊपर मबनी होता है। तो उसमें बाज़ औक़ात आप अगर कहें ना कि मैं मौलाना को कोई बात उनकी स्पीच के दौरान अगर कर दूं, तो मौलाना मतलब बावजूद इतनी क्लोजनेस के वो मेरी बात को एकदम जो है ना उसकी ये मजमे को नहीं कह देंगे, उसके ऊपर अपना माइंड अप्लाई करेंगे। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा ये रवाज मुख्तलिफ है। ठीक है। अच्छा, ये क्या देख रहे हैं आप कामरान भाई, ये जो काबीना में जो तौसी हुई है, इस पर क्या जेयूआई जो है, आपको भी कोई दावत मिली, कैसे देख रहे हैं आप? फिर परवेज़ खट्टक साहब की एंट्री, उस पर नून लीग वाले बड़ी तनकीद कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मतलब खुल के बात कर रहे हैं कि जिनको नवाजना था उनको नवाजा गया, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। जब कैबिनेट बनती है या कोई भी होता है, ये आप अपना जो आपका नेटवर्क है उसमें देख लें। पहले जो भी यहाँ पे आएगा तो नीड बेसिस पे आएगा ना। पहले जरूरत होगी कि जी यहाँ पे एंकर पर्सन की जरूरत है, यहाँ पे प्रोड्यूसर की जरूरत है। तो ये हमारी कैबिनेट में तो ये पता ही नहीं है। 27 लोग जो है 10 से 27 हुए हैं ये, और ये 27 लोग भर्ती कर लिए, उनको बेचारों को अभी तक अपने वेयर अबाउट्स का पता नहीं है, अपने ये पता नहीं है कि बैठना कहाँ पे है, जाके खड़ा कहाँ पे होना, उनके पास महकमा कौन सा है, और उनकी वो यूटिलिटी जो उनका यूज है वो क्या है। इवन प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं है। ये एक बदकिस्मती का जो हमारा मुल्क है कि जहाँ पे 27 लोग जो है कई दिन हो गए ओथ लेके, और मेरा ख्याल है अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी तक किसी को पोर्टफोलियो नहीं मिला। तो इस मुल्क में कर्जों पे चलने वाली कौम जो है वो एक और अयाशी कर रही। कई बिलियन का, मेरा ख्याल 27-28 बिलियन का खर्चा जो है ना वो एक्स्ट्रा मजीद हो जाएगा। तो अल्लाह हम पे रहम करे।
आपने कर्जों की बात कर ली, तो ये IMF का जो वफ्द है ये जब भी आता है तो अक्सर हम देखते हैं कि बहस स्टार्ट हो जाती है। अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करें कामरान साहब, तो ये नागुज़ीर है, ये सबको पता है, लेकिन फिर भी हम एक अलग से बहस शुरू कर देते हैं। चले मजबूरी कह लें, कड़वी गोली कह लें, जो भी नाम इसका रख लें, इस पर मैं आपका कॉमेंट चाहूँगी। साथ ही ये जो महंगाई का तूफ़ान दोबारा आ जाता है। कल मेरे साथ शायद खाकान नजीब साहब मौजूद थे, डॉक्टर खाकान नजीब साहब माहिर मईशत। तो मैंने उनसे पूछा था कि महंगाई में जब इजाफा होता है तो या कमी होती है, तो कमी के साथ साथ अशिया खुरोनोश की कीमतें भी कम होती हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये बताते हैं कि महंगाई में कमी हो गई लेकिन अशिया खुरोनोश की कीमतें बढ़ जाती हैं। फिर उन्होंने कहा डिमांड एंड सप्लाई का मामला होता है, डिमांड ज़्यादा हो रही है, जैसे कि रमज़ान की बात करें, फिर सप्लाई ज़्यादा क्यों नहीं होती है, प्रोडक्शन की बात फिर करनी चाहिए। खैर ये एक लंबी डिबेट है। महंगाई रमज़ान के महीने में हो जाना ज़्यादा, इस पर क्या कहेंगे आप? एक तो ये कि हम बतौर नेशन जो है ना, वो भी हमारी जो है ना वो हरकतें ठीक नहीं है। मैं जहाँ पे बैठा हूँगा मैं भी करप्ट हूँगा, आप जहाँ पे बैठे होंगे आप भी ठीक नहीं होंगे। तो इस तरह की हरकतें जो है ना, ये ना हम अल्लाह से डरते हैं, ना हमारे अंदर ज़मीर का कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि ज़मीर हमको कोई झंझोड़ ले और कहे कि नहीं इस तरह से करें तो गलत होता है। हमने जो कुछ करना होता है, हमने कहते हैं कि बस इसमें ये लूटमार है और ऊपर से लेके सारे, तो ये लूटमार का जो कॉन्सेप्ट है ना जी, ये बहुत खराब है। हमको अमीर बनने का बहुत शौक है, हमको रिस्क के हलाल कमाने का शौक नहीं है। बस उस शौक में हम सारे मारे जा रहे हैं, पूरी कौम मारी जा रही है। ठीक है। अच्छा, जो तहरीक इंसाफ के जो मामलात हैं उनको आप आगे क्या देखते हैं? इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से अक्सर लोग ये बातें करते हैं कि जी बस वो अभी कल बाहर आए, परसों बाहर आए, ये खबरें कहाँ से आती हैं? दूसरी बात ये कि अभी जो उनके खाने के हवाले से उनको खाना नहीं दिया जा रहा, कभी उनकी बीमारी पर जो व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो अपना चूरन बेचना शुरू कर देते हैं डॉलर्स के चक्कर में। लेकिन इन चीज़ों का आपको लगता है कि बराह रास्त या इनडायरेक्टली कोई मतलब एक बड़े लेवल पे भी इम्पैक्ट आता है? ऐसा है कि इमरान खान साहब को 2 साल तो होने वाले हैं और 2 साल अब तो वैसे मैं तो ये समझता हूँ कि इसके बाद लोग जो है ना प्राइम मिनिस्टर बनने से इनकार कर दिया करेंगे आगे। उसके बाद फिर जेल जाना है ना, उसके बाद अगला स्टेशन जो है ना, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से अगला स्टेशन जो है फिर अडियाला आ जाता है, तो या फिर कोई प्रिजन आ जाती है। तो ये जो है अब अगर केसेस उनके अगेंस्ट जेन्युइन है अगर, तो वो उसका भी फैसला होना चाहिए, और अगर जो जेन्युइन नहीं है तो हमको जो है सबको कानून के दायरे में रहना चाहिए, उनके साथ तो ज्यादती नहीं होनी चाहिए। ये जो है हमने एक दिन जाना है अल्लाह पाक के पास और जवाब भी देना है। अगर ये जवाबदेही वाला मामला जो है ना वो हम अपने सामने रख लें तो उस पे गेज कर लें उनके केसेस को, और देन जो है ना वो उनके मामला को उनको डिसाइड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ हो जाएंगे, ना किसी को गिला हो, किसी को शिकवा होगा, और शायद उनको खुद भी कोई ऐसा शिकवा इसके बाद बाकी ना रहे। ठीक है। अच्छा, इधर से ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की बातें हो रही हैं, ऑपोजिशन जो है अब ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी तो इस पे भी जारी बात है हुकूमत अब अपनी बॉडी लैंग्वेज से बताए या ना बताए। मैं अक्सर कहती हूँ कि सिटिंग गवर्नमेंट कभी नहीं बताएगी कि वो प्रेशर या महसूस कर रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो प्रेशर महसूस करते हैं, तभी वो हम उनके डिसीजन से, या जिस तरह मरियम साहिबा ने जलसा किया वज़ीर आला बनने के बाद पहली बार जब जलसा किया तो समझ आई कि ये बेसिकली अब स्ट्रीट पावर चेक की जा रही है कि आखिर अब आवाम में हमारी मकबूलियत का ग्राफ कहाँ खड़ा हुआ है, क्योंकि 1 साल हो गया, परफॉर्मेंस क्या है, महंगाई को कितना कंट्रोल किया, मईशत कितनी बेहतर हुई, ये बाकी जो मामला हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, बहुत सी सूरत चीज़ों के बारे में अगर बात करें तो आपको नहीं लगता कि अभी हुकूमत जो अपनी काबीना में अभी इजाफा हुआ, फिर पीपल्स पार्टी के साथ भी जो मामला अभी समझ नहीं आ रहे, तो हुकूमत भी बेसिकली सीरियस ले रही है आवाम का में मकबूलियत का ग्राफ देखना, जलसे करना, नवाज शरीफ साहब किसी हद तक एक्टिव हुए, ये शायद ये जो अपोजिशन अलायंस है उसी के बाद के मुहर्रिकात हैं? मुमकिन है ये कि उसके बाद के मुहर्रिकात हों, मगर ये देखिए ना कि अब मरीब भी जो कर रही हैं 65 पेजेस के जो है ना वो इश्तिहार, कभी मैंने तो अपनी ज़िंदगी में जो है इस तरह की चीज़ें नहीं देखी थी। 65 सफ़ात के इश्तिहार, 27 लोगों की इकट्ठी काबीना और उनके पोर्टफोलियोज का आधा हफ्ता गुजर गया, आधे से ज़्यादा हफ्ता शायद गुजर गया, और उनके बारे में अभी तक कुछ मालूम ना होना कि उनको कहाँ जो है कौन सा महकमा देना है, और वहाँ पे जो है सब वजीरों ने अपनी अपनी डिमांड रखी हुई है।
उसमें ऐसे लोगों को भी रखना कि जो कि गैर नुमाइंदा है। तो जब आप इस तरह के हरकतें करते हैं तो अगर ये अपने आप को गेज कर रहे हैं कि हम जो है ना हमारी मकबूलियत की क्या पोजीशन है, तो इनफैक्ट अंदर से कोई खौफ है इनके अंदर। वो खौफ जो है वो इनको जो है ना ये बातों पे, ये इन चीज़ों के लिए मजबूर कर रहा है। और ये खौफ की आदमी या दो वजूहात की बिना पे जाता है, एक लालच की वजह से जाता है, एक खौफ की वजह से। अब खौफ तो इनका मौजूद है, लालच का मुझे पता नहीं। चलिए आखिर में जानना चाहूँगी कि मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से भी बड़े सवालिया निशान गर्दिश में हैं, बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं, बहुत से लोग ढके छुपे अल्फाज में ओपनली बात कर रहे हैं कि मौलाना साहब शायद 11th आवर पे स्टेप बैक कर जाएंगे, अलायंस का हिस्सा नहीं होंगे। इस हवाले से क्या कैटेगोरिकली आप इस पोजीशन में कि कह सकें कि ऐसा नहीं होगा? मैं आपको कैटेगोरिकली जो है ना जो चीज़ बताऊंगा कि हम अपोजिशन में थे, अपोजिशन में हैं और अपोजिशन में रहेंगे, मगर हम इस इत्तेहाद का हिस्सा कभी हमने अभी आज तक अगर कमिटमेंट की है और उसके बाद जो है ना हम बैकआउट कर रहे हैं तो फिर तो हमें कोई जो है ना मौत इल्जाम कह रहा है। हमने तक कोई कमिटमेंट नहीं की है। हम तो कह रहे हैं कि चले उधर से उम्मीदें तो बंधी हुई ना कामरान भाई। चले आप लोगों ने कमिटमेंट नहीं की, फेयर इनफ कि आपने कमिटमेंट नहीं की। कमिटमेंट के बाद अगर आप पीछे होते हैं तो ठीक है कि खबर है, आपने कोई कमिटमेंट नहीं की, लेकिन उधर से तो उम्मीदें लगाई जा रही है ना आगे आप लोग उनके साथ खड़े होंगे। अब वो उम्मीद रख लें तो वो आपने वो देखे एक होती लाल बत्ती होती है, एक होती है पीली बत्ती होती है ट्रैफिक सिग्नल में, एक होती है हरी बत्ती। तो जब लाल बत्ती होती है क्लियर है कि नो, हरी बत्ती का मतलब है जी आप गुजर सकते हैं। आप लोग येलो वाली बत्ती पर हैं कि आपने उनको उम्मीदें भी लगाई कि कभी भी ये हरी हो सकती है और ये वैसे लाल है, पता नहीं समझ नहीं आ रहा। नहीं, हमने कभी भी उनको जो है उम्मीदें नहीं लगवाई। हमने कहा है कि ये हमारी रिजर्वेशंस है, पहले आप इनको रिस्पॉन्ड कर दें। हमने कभी उनको कोई उम्मीद नहीं की है, कभी बिल्कुल। मैं जो है ना वो ऐसे एम्बिगुअस किस्म की गुफ्तगू नहीं करता इस हवाले से। बिल्कुल जो है ना वो उनको कभी नहीं कहा कि जी ऐसा हो जाएगा। ठीक, हमने जो हमारे मसाइल हैं, जो हमारे अंदर मसाइल हैं, हमने उनको कहा है कि आपकी भी हमारे से रिजर्वेशन हो सकती है, मगर हमारी रिजर्वेशन ये हैं तो आप इनको रिस्पॉन्ड कर दीजिए। जब द मोमेंट रिस्पॉन्ड हो जाएंगी उसके बाद फिर भी हमने पार्टी के अंदर लेके जाना है। फिर भी ये नहीं है कि कोई एक बंदा जो है वो उनको जवाब दे देगा कि जी ठीक है हम आपके साथ हैं। फिर भी पार्टी के अदारों के अंदर जाना है, पार्टी ने उसकी इजाजत देनी है। पार्टी के अदारे जो है तीन सतहों पे। ठीक है जी, कामरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।